नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पटवार का जो 2015 का पेपर हुआ था उस पेपर के सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा। देखो सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेज आया है। 2015 में जो पेपर पटवार 2015 का जो पेपर हुआ था, एग्जाम डेट तो थी 13/2/16, तो उस टाइम के सिलेबस में और आपके सिलेबस में थोड़ा सा तो डिफरेंस है। देखो रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक हैं जो अब बढ़ गए हैं, मैथ के कुछ टॉपिक घट गए हैं, तो हो सकता है इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए। देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, समझते हैं उनको अच्छे से कि उनका आंसर क्या था, और काफ़ी हद तक ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अब 2020 में जो पेपर लगने जा रहे हैं, 21 में लगेगा आपका पेपर जनवरी में, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है ये वीडियो। चलो देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई ये। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उक्त कथन से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपके सामने देखिए। ऑप्शन ए है मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी से व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है, बेरोजगारी मंदी बढ़ाती है, औद्योगिक दृष्टि विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, नगण्य है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये नया बैंक से रीजनिंग का क्वेश्चन है। सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब अपन को ये चेक करना है, वेन आरेख बना के भी आप इसको चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये क्या है, कुत्ते हैं और सभी कुत्ते क्या हैं, गधे हैं, तो ये गधे के लिए, और सभी गधे बैल हैं, तो ये बैल के लिए हो गया भैया। ऑप्शन चेक करता हूं, कुछ कुत्ते गधे हैं, तो देखिए सभी कुत्ते गधे हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे। कुछ गधे बैल हैं, तो बैल के अंदर गधे हैं, तो कुछ सही है। सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, तो बैल के अंदर दोनों आ रहे हैं ये, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है भाई, चले आगे देखिए अगले वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है। ठीक है, उक्त कथन इंगित करता है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या पता चलता है। ऑप्शन देख लीजिएगा। सरकारी स्कूल में विद्यालय भवन नहीं है, सरकारी स्कूलों में अच्छे पुस्तकालय नहीं है, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती, सरकारी स्कूलों में खेल मैदानों की कमी है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, है ना। फूल गोभी, मशरूम, गाजर, आलू, बैंगन, तो इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा बेमेल है। अच्छा देखो, आंसर की मैं एक बार इसको आलू भी माना था, मशरूम की सब्जी नहीं बनती, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या, मशरूम। ठीक है, चलते हैं आगे। बेमेल शब्द कौन सा है, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से हैं चंद्रमा, बुध, मंगल, पृथ्वी। लास्ट के तीनों की बात करें तो ये सारे ग्रह हैं, ये उपग्रह है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का। ठीक है भाई, चले आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी तक केवल 5 क्वेश्चन नहीं आए थे, रीजनिंग के पहले कम क्वेश्चन आते थे, है ना, और अब ज़्यादा आने के चांसेस हैं जैसे ही आपका पेपर होगा जनवरी में। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। x बराबर तो दे रखा है आपको 2 + √3, और आपसे पूछा है √x + 1/√x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, √x + 1/√x, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने तो केवल मान लिया कि बराबर में a है। ठीक है, अब देखो भाई, x बराबर तो दे रखा है ना, x बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 + √3। यदि मैं आपसे कहूं कि 1/x बराबर क्या होगा, तो ये 1/, ये हो जाएगा ना 2 + √3।
जब भी ऐसे बटे में हो कोई संख्या तो इसको अपन इसके कॉन्जुगेट सहयुग्मी से गुणा करते हैं, यानी कि 2 माइनस √3 से मैं इसको गुणा कर दूं तो देखो भाई क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा a² यानी कि 4 और 3 का 3, यानी कि अपॉन में तो एक ही बच जाएगा, तो 1/x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/x बराबर 2 माइनस √3। ये समझ में आया क्या भाई? अब देखिए इसको यहाँ पे मान लो मैंने दोनों तरफ से इसका क्या ले लिया, वर्ग कर दिया, इसका दोनों तरफ से वर्ग कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया a²। अब इसका वर्ग किया तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a प्लस बी का एलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इससे मैंने इसको सॉल्व किया, a² √x का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, x ही आ गया क्या, प्लस इसका स्क्वायर किया तो ये 1/x आ गया, प्लस, ठीक है। अब इसका सॉरी प्लस था तो यहाँ पे प्लस ही आएगा ये, है ना, प्लस 2ab, तो 2ab a क्या है यहाँ पे √x, b क्या है 1/√x, ये दोनों कट जाएंगे भाई, देखो कैसे, a लिख दिया मैंने, ये गुणा में 1/√x लिख दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे सामने बचा, देखिए भाई इसको, और ये a², ठीक है। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं अपन, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान कितना आ रहा है वहां पे, देखिए x प्लस 1/x बराबर, तो x का मान तो था 2 प्लस √3, ठीक है, और 1/x का मान क्या था 2 माइनस √3। देखो भैया x का मान 2 प्लस √3, 1/x का मान 2 माइनस √3, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 2 4, प्लस का है माइनस का है कट गया, तो x प्लस 1/x बराबर तो आ गया कितना 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 प्लस 2, ठीक है, बराबर में a², तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और 2 6, इसका वर्गमूल ले लेंगे √6, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा √6, ठीक है भाई। एक बार और देख लीजिए ना, वीडियो को बैक में ले जाके, समझ में आ गया ना। चलो आगे, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। मुझे संख्याएं नहीं पता कितना होगा, मैंने मान लिया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, एक संख्या a है दूसरी संख्या b है और इनके वर्गों का योग है 68, जबकि उनके अंतर का वर्ग, संख्या a दूसरी है b और इनका अंतर का वर्ग कितना है 36 है। चलो देखते हैं, इसको फॉर्मूले को खोलते हैं, a² माइनस b² माइनस 2ab बराबर स्क्वायर कर दिया ना 36, ठीक है भैया। अब देखो
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। कितना है? 68 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग है। मान लिया मैंने एक संख्या a है तो a का स्क्वायर, दूसरी संख्या b है तो b का स्क्वायर, बराबर में तो है 68। ठीक है, और उनके अंतर का वर्ग कितना है? अंतर का वर्ग बोले तो a माइनस बी, और इसका वर्ग है 36। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं। सॉल्व किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसको केवल मैंने फॉर्मूले को खोल लिया भैया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो मुझे पता है कितना है, 68 है। 68 माइनस 2ab बराबर 36 हो गया। अब मैं इस 2ab को उधर भेज देता हूँ, है ना, और ये 36 इधर आ गया भाई। अब देखो ये 68 में से 36 गया तो कितना बच गया? 8 में से 2 6 गए तो 2 बच गए, 6 में से 3 गया तो 3 बराबर 2ab। मुझे तो ab की वैल्यू चाहिए, दोनों का गुणनफल, तो इसको काट दिया मैंने कितनी बार? 16 बार। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। ठीक है, क्लियर है ये? चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्तियों के खे गे घे तथा डे का कोई एक समूह है जिसमें, ध्यान से देखो भाई, अब इसको है ना, कै खे से नाटा है। ये जो कै है ना, खे से नाटा है यानी कि छोटा है। किससे? खे से, तो मैंने यहां लिख दिया खे। ठीक है, परंतु डे से लंबा है। ये कै डे से तो लंबा है, तो मैंने लिख दिया डे। गे सबसे लंबा है तो सबसे लंबा गे है, तो मैंने लिख दिया भाई गे। और ये जो घे है ना, खे से तो नाटा है परंतु कैसे लंबा है, तो यहां पे मैंने लिख दिया ये घे। उक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो, उनमें सबसे नाटा कौन है? अब इनमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है भाई? सबसे लंबा गे है, तो सबसे छोटा कौन हो गया? डे, और ऑप्शन हो जाएगा 4। क्लियर है ना ये? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन गया था ना, उसी क्वेश्चन से देखना है उनमें लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है। लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है, पिछले क्वेश्चन से चेक करना है। तो देखो भाई, यही तो लिखा था क्वेश्चन से। देखिए यही तो था उनका क्रम। पूछा क्या है? लंबाई में दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर कौन है भैया? खे। आंसर हो जाएगा आपका ये। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या जो 8वां था ना, ये प्रश्न क्या क्रॉप किया हुआ है, तो यानी 68 नंबर पे जो क्वेश्चन आया था, यदि पांचों व्यक्तियों के लंबाई के आधार पर खड़ा करें तो बीच में कौन होगा? आपको वहां पे देख के बताना है कि बीच में कौन होगा। वही 5 व्यक्ति थे, तो देखिए ये 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच में कौन है? घे। तो आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर का। क्लियर है ये? चले आगे, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देवें। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। अब यहाँ पे देखो प्लस का मतलब क्या है? पुत्र। ठीक है, और उसके बाद में P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। माइनस का मतलब है पत्नी। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, गुणा का मतलब है भाई। और आगे पढ़ता हूं, P भाग Q का अर्थ है P Q की बहन है, और ये भाग के चिन्ह का मतलब है बहन। ठीक है, अब देखिए भैया, पहला क्वेश्चन ये इसमें बनता है C A का पिता है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे है
ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ब्लड रिलेशन पढ़ाया था मैंने, 4-5 घंटे की क्लास है भाई, तो उसको देख लेना, वहां पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी माइनस सी है, तो ए प्लस का मतलब क्या है, पुत्र है, ए पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का, बी माइनस बी पत्नी है, किसकी पत्नी है, सी की, तो सी की पत्नी है। अब ये पत्नी है तो सी प्लस होगा, पुरुष होगा। पूछा क्या है कि देख करके बताओ इन ऑप्शनों में से कौन सा सही है, तो ये सी ए का पिता है, तो ए का पिता ही है ना भाई, ए की माता, माता का पति, पिता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, पिछले क्वेश्चन से देख करके बताना है कि ए गुणा बी भाग सी का अर्थ क्या है, ए गुणा बी भाग सी का अर्थ क्या है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है मैं वहीं ले चलता हूं, वही इसको चलिए देखिए, प्लस का अर्थ क्या था, पुत्र था, माइनस का पत्नी, गुणा का भाई। तो चेक करते हैं इसमें, ए गुणा का अर्थ है भाई, ए भाई है, किसका भाई है, बी का, बी भाग बहन है, किसकी बहन है, सी की। पूछा क्या है कि देखो ऑप्शन में ए और बी आपस में भाई है, नहीं भाई, ए भाई बहन है, ए सी का पिता है, नहीं, बी ए की बहन है, तो ये बी है, ए की बहन है, ये सही है, ऑप्शन 3 नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा। चले ना आगे, समझ में आ रहा है ना। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बता देना कमेंट करके, कमेंटों में। देखो अगला क्वेश्चन, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए, वह 9 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, पेपर का पूर्णांक क्या था। पेपर का पूर्णांक नहीं दे रखा, 100 मानना है अपन को, लेकिन देखो क्वेश्चन को, 36% अंक चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, ये तो था उसका पासिंग मार्क। वो लाया कितने, 24% अंक लेकर के आया, फेल कितने से हुआ था वो, तो वो 9 अंकों से फेल हो गया था। यदि वो 9 अंक और ले आता तो पास हो जाता क्या भाई, 24% अंक ले आया था, 9 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 24% प्लस 9 और होता तो 36% के बराबर हो जाता। चलो परसेंटेज को एक साथ लिख लेता हूं मैं, ये 24% है ना, इसको इधर ले आया, 36 में से 24 गए तो कितने बच गए भाई, 12 बच गए, तो 12% बराबर 9 है। मेरे को तो कुल पूर्णांक चाहिए, कुल पूर्णांक कितना, 100%, तो 12% बराबर दे रखा है 9, तो 100% बराबर कितना, तो देखिएगा 9/12 गुणा 100, ठीक है। 3 से काट दिया, 3 चौके 12, 3 दिए 9, 4 से इसको काट दिया, 25 चौके 100, 25 गुणा 3 किया तो 75, और 75 आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है 1,76,400, 5% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई, ठीक है, 5% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी, अब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या की बात कर रहा है। जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से जनसंख्या दर प्रति दर बढ़ती जाती है। जैसे इस साल बढ़ गई तो अब वो सारे मिलकर के अगले साल, कैसे भाई देखिएगा, दर कितनी है, 5%। मैंने आपको परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, भाग दोगे किसका, 100 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया कितना, 1/20, ठीक है। 5% बराबर होता है 1/20, यानी कि यदि आपकी जनसंख्या इस वर्ष 20 है, अगली वर्ष 5% बढ़ कर के
5% बढ़ करके, यानी कि एक वृद्धि हो जाएगी और वो हो जाएगी 21। ठीक है, भिन्न में चेंज करना सीख गए। भाग देना है केवल और केवल 100 का। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह जब भी हटाओगे भाग दोगे 100 का। तो देखिएगा, पहली वर्ष मान लिया जनसंख्या 20 है, इस भिन्न की वजह से तो 5% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई भैया? 21। अगले साल फिर 20 है तो फिर बढ़ जाएगी और कितनी हो गई? 21। कितने वर्ष की बात कर रहा है ये? 2 वर्ष की। चक्रवृद्धि ब्याज भी इसी तरीके से पढ़ेंगे अपन भिन्नों से, है ना। ये पहले वर्ष की बात थी, ये दूसरे वर्ष भी इसी तरह से चेंजेज हुआ। अब दोनों वर्ष के देखो भाई, गुणा कर लो इसको। 21 गुणा 21 किया तो 441 और ये 400, यानी कि प्रथम वर्ष जो कुल जनसंख्या थी आपकी वो तो थी कितनी? 400, और सेकंड वर्ष जो जनसंख्या 2 साल बाद बढ़ करके हो गई कितनी? 441। ये इस परसेंटेज से आ गया अपने पास। लेकिन यहां दे रखा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या है कितनी? 1,76,400। 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या आपकी है 1,76,400। ये किसके बराबर है? अपने इस 441 के बराबर है। 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या है ना, इसके बराबर है ये भाई। तो देखो, वृद्धि हुई थी तो बढ़ने के बाद ये हुई थी, तो प्रारंभ में कितनी थी? तो 400 थी। ठीक है, अब इसको काट दो भैया। 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा ये पूरा पूरा, है ना। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 1764, यानी कि ये 4 से कट गया और 2 0, दोनों को गुणा किया और 4 0। ठीक है भैया, 1,60,000 ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। आ गया ना समझ में? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ मुझे चाहिए। बेच कितने में रहा हूं मैं? 1440 में। अब 1440 में बेचने से 10% की हानि होती है, यानी कि ये विक्रय मूल्य मेरा 90% है। क्लियर है? मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 15% का लाभ, यानी कि 115। वापस से देख लो, जब भी क्रय मूल्य नीति रखा होता है तो मैंने कहा 100% मानते हैं, कोई भी संख्या हो अपने आप की 100% होती है। तो क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100%। अब मैंने यहाँ पे हानि मुझे हो रही है 10% की। देखो भाई, हानि 10% की हो रही है मुझे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में से 10 गया तो 90%। ठीक है, तो ये 90% के बराबर है क्या? 1440। जबकि मुझे चाहिए 15% का लाभ। कोई वस्तु 100 रुपए की है, यदि 100% उसका मान है, 15% का लाभ लोगे तो जो नया विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 115। क्लियर है कि ये चीज? चलो, तो इस वजह से मैंने 115 से गुणा कर दिया। अब देखो भाई, 0 से 0 काट दिया। यहाँ पे इसको काटते हैं, 9 एकम 9। ठीक है, और 5 बच गए। 9 गुणा 6 किया तो 54, और इसको गुणा कर लो भैया। देखो, 16 से गुणा किया, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24, हासिल 2, 16 एकम 16 और 2 18, 1840 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आ गया समझ में? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। ठीक है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण 24 घंटे में भर पाता है। एक नल है ए, दूसरा नल जो है वो खाली करता है। ठीक है, क्योंकि तले में छेद हो रहा है तो वो खाली कर रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ए माइनस बी दूसरा है जो कमी कर रहा है ना 24 घंटे में। अब पूछ रहा है कि कितने घंटे में खाली होगी। ठीक है,
इस दोनों का लघुत्तम ले लो, 16 का और 24 का, कितना आ गया भाई 48। ठीक है, अब देखो 16 को 48 में भाग दिया, 48 में 16 का, तो 16 तिये 48 और 24 दूनी 48। ये होती है इनकी क्या क्षमता, ये क्या होती है इनकी क्षमता होती है भाई। एक ही क्षमता है कि वो देखो 3 काम करता है। यदि वो टोटल 48 लीटर पानी भरना है तो 1 घंटे में वो 3 लीटर पानी भरता है, लेकिन खाली हो जाने के बाद कितना बचता है, 2 लीटर पानी बचता है। 1 लीटर खाली हो गया 1 घंटे में। तो ये मेरे को तो पूरी टंकी खाली होनी चाहिए, तो कितना टाइम लग जाएगा, इस 3 में से 2 घटाया तो 1, और 1 घंटे में 1 लीटर खाली, तो टोटल 48 लीटर खाली करनी है, कितनी देर में हो जाएगी, 48 घंटे में। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया भाई? देखो ये पिछली बार सिलेबस में तो था जब 2015 की वैकेंसी आई थी, अब ये सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन सिलेबस में आपको दे रखा है कि यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, तो उसके अंतर्गत समय, काम, मजदूरी साझा, और इनके क्वेश्चन बनते हैं पाइप टंकी के भी, है ना। चले आगे, चलो देखो, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज होगा। मैंने कहा था सरल ब्याज में आपसे कि सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। 1 वर्ष की दर यहाँ पे 10% है, तो 3 वर्ष का सरल ब्याज कितना हो गया भैया, 3 वर्ष का सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरा 30%। ठीक है, अब 10% की दर है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, तो देखो 2 वर्ष के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, 2 वर्ष के लिए है ये, 2 वर्ष के लिए टोटल दर, एक दर तो पता ही है कि 10% है, मैं डायरेक्ट 2 वर्ष का ब्याज की दर पूछूं, जैसे यहाँ पे 3 वर्ष के लिए मैंने 10 गुणा 3 कर दिया 30%, तो इस तरह करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2r.r²। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे केवल 2 डिजिट्स लिखनी है, यदि तीसरी डिजिट आए तो उसकी हासिल ले लेंगे आगे। कैसे, r कितना है 10 है, पॉइंट 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो देखो 20 हो गया ये तो, और ये कितना हो गया 100। अपन को 2 डिजिट तक लेना है, एक हासिल लग जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 21%। यानी कि ये जो ब्याज है ना, ये कितना है 21% है ब्याज आपका 420। अब मुझे मालूम चल गया कि 420 मेरा कितने के बराबर है, 21% के बराबर है। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि 30 के बराबर क्या होगा, 30% के बराबर। देखो भाई 21 दूनी 42, और ये 0, 30 गुणा 20 किया तो 600। क्लियर है क्या भाई, समझ में आ गया ये? एक और तरीका देख लो, 10% की दर है ना भाई, 10% की दर है। अब इसको मैं भिन्न में चेंज करूं तो 10% बराबर होता है 1/10, यानी कोई राशि 10 का 10% कितना है, 1 है। 10 थी बढ़ करके 11 हो जाएगी, अगले वर्ष भी 10 से बढ़ करके 11 हो जाएगी, यानी कि मूलधन उसका 100 होगा, तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा, 121। 100 राशि बढ़ करके 121 हो जाएगी, यानी कि ब्याज के कितने बढ़े भाई, 21। क्लियर है ये चीज? 2 वर्ष में ब्याज 21 रुपए बढ़ा। अब ये 21 किसके बराबर है, ये बराबर है 420 के। तो देखो 420 के बराबर क्या है, 21। चलो मैं इधर कर देता हूं इसको,
ये 420 जो था आपका किसके बराबर है, ब्याज के 21 के बराबर है। मुझे मूलधन चाहिए, तो देखो ये तो होता है क्या, मूलधन, और ये होता है मिश्र धन अमाउंट। तो मूलधन बराबर कितना है 100, बराबर हो जाएगा 420 बटा में 21 गुणा 100, 21 दूनी 42, ठीक है। 20 गुणा 100 किए तो 2000 आपका मूलधन आ गया। अब मूलधन 2000 है, 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। 2000 का 30% आप निकालोगे तो भी 600 ही आंसर आएगा, ठीक है। दोनों तरीकों में से पहला तरीका ज़्यादा सफिशियंट रहेगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर तो है 100, उसके वर्ग और संख्या का अंतर है 20। यानी कोई संख्या है, उसका घन और उसका वर्गों का अंतर तो है 100, और उसी संख्या और उसके वर्ग और उस संख्या का अंतर 20 है, ठीक है। चलो देखो, उस संख्या का वर्ग और उस संख्या का जो अंतर है वो 20 है। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम लगाने के बजाय ऑप्शन से क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो मैंने ले ली, पहली संख्या है 3, तो मैंने 3 को लिया, 3 के पावर 3 करूंगा तो 3 तिये 9 तिये 27, -3 का वर्ग किया तो 9, 27 में से 9 गए तो 100 बचते हैं क्या, नहीं बचते। सेकंड ऑप्शन उठाया, 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, बच गए क्या 100, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 5। क्लियर है ये। अगले वाले में भी देख लो, यहाँ इसका वर्ग 25 और 5 को कम किया तो 20, ठीक है भाई। चले अगले क्वेश्चन पे, ऑप्शन से करना फायदेमंद रहेगा भाई। चलिए, एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर। अब देखो, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, भाई उस टाइम सिलेबस में था ये टॉपिक, इस बार नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो आ भी सकता है। 12/5, यदि मैं इसको चेंज करूं 4 पॉइंटों में, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मैंने चाल में चेंज कर दिया इसको, ठीक है। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। उसी समय में, यानी कि समय कितना है 5 घंटे में, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की दिशा में कितना है 22 बटा 5, कितना हो गया भाई ये 5 चौके 20, 4 पंजे 20, ठीक है। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई उसके धारा के विपरीत, और ये धारा की दिशा में, दोनों चाल मुझे मालूम चल गई। अब मुझे ये पता नहीं है कि धारा की चाल कितनी है और नाभिक की चाल कितनी है, नाव की चाल कितनी है। तो देखो भैया, नाभिक की चाल कुछ भी रही हो, कि मैंने मान लिया जो नाव की चाल है वो है A, ठीक है, और धारा की मैंने मान ली B है। अब देखो, धारा की दिशा में जाऊंगा तो चालें जुड़ जाती है ना। तो धारा की दिशा में गया तो एक तो धारा की जो चाल थी क्या थी B, और एक नाव की चाल, दोनों ऐड हो गई भैया A + B। धारा के विरुद्ध जाऊंगा तो देखो, नाव की जो चाल है ना A, ये घट जाएगी, क्योंकि धारा इसका अपोज करेगी, सामने से आएगी, तो A - B। क्लियर है ये चीज। अब देखो किस तरह से अपन को निकालना क्या है, धारा का वेग निकालना है। A - B बराबर तो है आपके पास 2.4, और A + B बराबर आपके पास है
4.4। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं भाई, है ना, देखना इसको ध्यान से। माइनस है प्लस है, जोड़ देंगे, बी तो हो गया कैंसिल, तो 2a बराबर जुड़ जाएगा ना, 4 और 4 8, 2 और 4 6। ठीक है, मेरे को तो a चाहिए, तो a बराबर हो गया 3.4। अब ये देखो a बराबर तो आ गया मेरा कितना, 3.4। a क्या है भाई, a आपकी है नाव की चाल, मुझे चाहिए धारा की। तो नाव में से देखो इधर a की जगह मैंने लिख दिया 3.4। यदि इसमें मुझे b मालूम करना है, 2.4 बराबर में हो गया। यदि मैं 2.4 घटा दूं तो मुझे धारा की चाल मिल जाएगी क्या, 3.4 में से 2.4 गया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगी, धारा की चाल। और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चले आगे, चलिए। समान आर त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्र अनुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ठीक है भाई, ये 4 वृत्त हैं और ये आपस में इस तरह से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। आपको ये छायांकित क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो देखो भैया, ये एक वर्ग बन गया क्या, देखना ध्यान से, ये त्रिज्या आर है, ये भी आर है, तो टोटल भुजा कितनी हो गई, 2r हो गई ना। इधर भी 2r, इधर भी 2r और इधर भी 2r, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अब मैं वर्ग का क्षेत्रफल यदि निकालूं तो कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है क्या, तो भुजा स्क्वायर कर दिया मैंने। 2r का स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2r का यदि मैं स्क्वायर करूंगा फोर आर स्क्वायर। क्लियर है ये। अब मैंने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखो इसके अंदर ये वृत्त का चौथा पार्ट है, 1/4 है ना, 1/4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4, चौथा हिस्सा है, लेकिन 4 है ये। तो ये चारों मिलकर के एक बड़े वृत्त का निर्माण कर लेंगे, है ना, चारों मिलकर के। तो मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूं, इसमें से घटा दूंगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ भाई, तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर ही है तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 4r स्क्वायर में से इन चारों अर्धवृत्त जो बन रहे ना ये, और चारों से मिलकर के एक पूरा वृत्त मिल गया और उस बना था उसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये घटा दूंगा भाई, दोनों में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर। तो देखो 4 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, बच गया क्या। अब इसको सॉल्व किया, 7 चौक 28, 28 में से 6 गए, 28 में से 22 गए तो कितना बच गया 6, यानी कि आर स्क्वायर 6/7, बोले तो 6/7 आर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलें आगे। ठीक है भाई, आगे समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में करते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद में 8 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य को, किसको, शेष कार्य को सभी मिलकर पूरा करेंगे।
देखो भाई ध्यान से देखना, इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी, एम डब्ल्यू डी, समझना ध्यान से। 2 दिन काम कर चुके हैं, ठीक है। अब आदमी कितने थे? 8 थे। काम एक ही है, लेकिन 2 दिन काम कर लिया तो अब जो काम बचा है वो शेष काम ही है। 2 दिन काम कर लिया, शेष काम जो है उसको वो कितने दिन में करेंगे? 8 तो करेंगे 14 दिन में। अब मैंने यह पूरा काम नहीं लिखा क्योंकि 2 दिन काम हो चुका है। अब 2 दिन काम होने के बाद जो काम शेष बच रहा है वो ये शेष काम मान लिया कि एक है, और उसको 8 आदमी तो करेंगे 14 दिन में, जबकि 8 आदमी और बढ़ जाएं, आदमी हो गए 16। काम तो वही रहेगा, केवल दिनों की संख्या देखनी है, ठीक है। तो देखिएगा इस तरह से आपको गुणा करना है, ठीक है। 8 गुणा 1 गुणा 14। और वैसे भी देखा जाए तो देखिएगा 8 आदमी हैं, 14 दिन में करेंगे, दुगने आदमी हो गए 16, तो आधे दिन में करेंगे यानी कि 7 दिन में करेंगे। लेकिन देख लो भैया, समझ लो, 16 गुणा 1 गुणा x, ठीक है। 8 दूनी 16, यहाँ पे ये था 14 था, है ना। 8 दूनी तो कितना हो गया? 16, 2 से इसको काट दिया 7 बार, तो यानी कि वो काम करेंगे 7 दिन में। अब ये 7 दिन किसका आया? शेष कार्य का। और हमसे पूछा क्या था? शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। यदि वो कहता कि पूरा काम कितने दिनों में होगा तो 2 दिन और इसमें ऐड कर देते। चलें आगे, चलिए। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी रुपए 777 मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा कितना है? देखो भैया, जो मजदूरी होती है ना, ये क्षमता पर डिवाइड होती है। टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा टाइम लगा रहा है लेकिन काम कम कर रहा है तो वो काम के अकॉर्डिंग ये सैलरी को बांटा जाता है, ठीक है, पेमेंट को बांटा जाता है। चलो देखते हैं, इसकी क्षमता निकालते हैं। ए की कार्य क्षमता तो है 16 घंटे, बी की है 20 घंटे, और जो सी है ना, तो सी की कितनी है? 24 घंटे। अब इसका एलसीएम ले लो भैया, कितना आएगा? तो इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो देखो भाई एलसीएम कैसे लेते हैं? 16, 20 और ये 24 लिया आपने एलसीएम। सबसे पहले 4 से तीनों संख्याएं कट रही हैं तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्की 24, ठीक है। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 5, 2 तिये 6, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, है ना। फिर 2 से, ठीक है, फिर 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 15 हो गए, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, और 60 गुणा 4 किए तो 240, ठीक है भैया। अब देखो इसको, 16 का भाग दो 240 में, कितनी बार जाता है? 16 एकम 16, बच गए कितने भैया? 8, और 16 पंजे 80, 15 बार कट गया। अब जो यहाँ पे होती है ना, ये होती है इनकी क्षमता, इसके अकॉर्डिंग ही पैसा बांटा जाता है। 20 से इसको काटा, 20 एकम 20, ठीक है, बच गए 4, 20 दूना 40, 24 ढाई 240। इस क्षमता में पैसा बटेगा, ये इनकी क्षमता है। तो टोटल पैसा कितना है? 777। अब इसको मुझे बांटना है, किसके लिए? बी के लिए। तो देखो भैया, बी का हिस्सा हो जाएगा, पहले तो इनके अनुपातों का योग कितना हो गया? 15 और 12 कितना हो गया भैया? 27 और 10 37, टोटल तो हो गया 37। जबकि मुझे देखना है केवल और केवल बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 12 है। 37 से इसको काटो, 37 गुणा 2 किया तो कितना हो गया? 37 गुणा 2 किया तो 76 हो गया क्या?
नहीं 74 हो गया, 3 बच गया, फिर 37 हो गया, 21 बार कट गया भैया, है ना। 21 गुणा 12, 12 एकम 12, हासिल 1, 12 दून 24 और 1 25, यानी कि 252 रुपये। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। केवल इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैं क्या करूं, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है क्या, भुजा स्क्वायर। एक भुजा कितनी है, तो देखो यहां तक 1 है, इधर भी 1 होगा, तो भुजा हो गई 2 की, 2 गुणा 2 बराबर 4, तो आ गया मेरा 4 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल वर्ग का। इसमें से वृत्त का घटा दूं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है आपको, 1 मीटर आर दे रखा है, तो 1 मीटर मान लिया मैंने, ठीक है। तो पाई आ गया। अब छायांकित भाग का निकालना है। तो देखो छायांकित भाग में केवल एक हिस्सा है ये, ठीक है, बाकी 3 हिस्से नहीं है। जब मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का घटाऊंगा तो इन चारों का क्षेत्रफल आएगा। अब उस चारों में से यदि मैं 4 का भाग दे दूं तो एक कोने का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा छायांकित वाले का, है ना। कोई से भी एक का निकल के आ जाता है। देखो 4 माइनस पाई, ठीक है। ये तो आ गया इन चारों का क्षेत्रफल। मुझे चाहिए केवल छायांकित का, तो भाग दे दूंगा 4 का। क्लियर है, 4 माइनस पाई बटे 4। अब देखो भैया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 4 बटे 4 माइनस पाई बटे 4। इस 4 से 4 काट दिया, 1 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चले आगे, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है एलजेब्रा, इस बार हटा दिया है, लेकिन पहले क्वेश्चन आया था, तो देख लो इस क्वेश्चन को। 2.3 का क्यूब और इधर 0.3 का क्यूब है, डिवाइड बाई 2.3 का वर्ग है, 0.69 का, फिर 0.3 का वर्ग है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे एक एलजेब्रा का फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, बराबर में होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ऊपर तो इसी तरह से लिखा हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब डिवाइड बाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे खोल दिया, बटे में लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई ये तो है यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए बी, तो देखो ये जो है ना कंप्लीट कट जाएगा इससे। अब केवल क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। तो केवल ए प्लस बी करना है अब आपको। 2.3 प्लस 0.3 कितना हो गया भैया, 2.6, जो कि ऑप्शन आपका है 3। इस तरह के क्वेश्चन को कब कर सकते हो, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो करना असंभव है, ठीक है। अच्छा मैंने ये देख लेना है ना, मैंने डायरेक्ट इस 2.3 को ए मान लिया यहाँ पे, है ना, ए बराबर 2.3, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारा टाइम बच गया अपना, और बी बराबर है 0.3। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे, है ना। दिक्कत रही हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट कर दीजिएगा बस, है ना। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसमें 15, 18, 27, 35 का भाग देने पर 9 शेषफल बचे।
वह छोटी से छोटी, ठीक है। तो क्या होगा छोटी से छोटी के लिए, तो वो छोटी छोटी संख्या एलसीएम होती है, लेकिन भाग देने पर 9 और बचना चाहिए, तो इनका एलसीएम निकाल करके 9 और जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इनका एलसीएम लेना पहले तो 15, 18, 27 और 35, जो एलसीएम आएगा ना, इनका एलसीएम आएगा 1890 और उसमें 9 ऐड कर देना, तो आपका आंसर हो जाएगा 1899। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार भी आएगा, कन्फर्म आता है भैया ना इस तरह से वृद्धि के लिए। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, a प्लस बी प्लस माइनस a गुणा b डिवाइड बाई 100। जब भी वृद्धि हो तो प्लस लिखेंगे और कमी हो तो माइनस। ठीक है, अब या तो केवल वृद्धि की बात कर रहा है ये, तो देखो 50 की वृद्धि हुई, 50 दोबारा भी वृद्धि ही हुई है, प्रत्येक भुजा में वृद्धि कर रहा है ना, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 50 और 50 100 प्लस में 25, यानी कि आंसर हो जाएगा अपना 125%। ऑप्शन सेकंड आपका सही है। चले अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या तो है 48। सिरों की संख्या कितनी है 48, पैरों की संख्या 140 है, तो उनके पास कितनी गायें हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो देखो सिर कितने हैं, ठीक है, तो सिर है यहाँ पे 48। मैंने मान लिया ये सभी गायें हैं, अधिकतम जो पैर है वो मान लिया करो, मैंने माना है, अभी फिक्स तो नहीं है ना, मैंने मान लिया कि सारे गायें हैं। तो 8 चौक 32, 4 चौके 16 और 3 19, 192 पैर होते। यदि ये सारे गायें होती तो कुल पैर 192 होते, जबकि पैर है कितने 140। 140 हैं, ये कमी क्यों आई, मुर्गों की वजह से आई, ये मुर्गे हैं। गायें होती तो 192, अब रह गए 140, और कितने की कमी आई, ये कमी आई भैया 2, 9 में से 4 गए तो 5, यानी कि 52 पैर कम है। ये क्यों हुए, क्योंकि मुर्गे थे, तो मुर्गे थे कितने, एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं, तो 26 दूनी 52, 26 तो है मुर्गे। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो गायों की वैल्यू चाहिए, तो गाय बराबर कितने, टोटल संख्या जो है 48, यदि इसमें से मैं मुर्गे घटा दूं 26 को, तो बच जाएगा 22, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, इस तरह का क्वेश्चन अपन ने किया था एलजेब्रा का ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले से। मान लिया मैंने कि ये तो a है, ये तो b है, ठीक है, ये क्या है b है और ये है a। तो देखो ऊपर तो है a क्यूब प्लस b क्यूब, अब मैंने इसको खोल दिया भैया, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, जबकि इसके अपॉन में लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे तो कंप्लीट से ये कट गया, केवल a प्लस बी बच गया, तो a प्लस बी मैंने किया 0.4, 0.6 यानी कि 1.0। एक आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ये, चलें आगे, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है, ठीक है, एक जो वायुयान है उसकी हवाई अड्डे से, मान लो ये वायुयान है और यहाँ पे कोई हवाई अड्डा है, यहाँ से सीधी दूरी जो उसकी है वो कितनी है 1170 मीटर है।
वह हवाई पट्टी से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। साइन थीटा बराबर 12/13 है। साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है 12/13। आपसे पूछा है वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी होगी। वायुयान की हवाई अड्डे से, मान लो यहाँ हवाई अड्डा है, ये सीधी दूरी है, ये क्षैतिज दूरी होती है। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। क्लियर है? तो अपन से पूछा है क्षैतिज दूरी। देखो भैया, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण का यूनिट कितना है? 13, और यहाँ पे कितना है? 1170। क्लियर है ये? तो यानी कि ये 1170 जो है वो किसके बराबर है? 13 के। मुझे तो ये आधार चाहिए कि आधार है कितना। हाँ, तो देखो, यदि ये 13 है, ये 12 है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 12 है, कर्ण 13 है, तो आधार कितना होगा? 5 होगा क्या? ऐसे तो करते हैं भैया। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कर्ण आपको दे रखा है 13, इसका वर्ग करूंगा तो 169, लंब का स्क्वायर घटाऊंगा 144 को, कितना बच गया? 25, और 25 का मैंने वर्गमूल लिया तो 5 आधार है। तो 5 बराबर कितना होगा? 1170 भाग दिया 13 का, गुणा किया 5 से, तो देखो 13, 90, 117, 90, और इस 90 को 5 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 450। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कितना? 450। ऑप्शन हो जाएगा पहला। क्लियर है क्या भाई? चले आगे। चलिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 3 संख्याएं हैं, पहली है 5:7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त है 1260, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो अनुपात दे रखा है मुझे 5:7:9। अनुपात का मतलब होता है बटा। कोई भी बड़ी बड़ी संख्या होती है उनको काट करके छोटी कर दिया जाता है, तो फिर वो अनुपात के रूप में लिख दी जाती है। चाहो तो अनुपात जो दे रखे हैं उनको गुणा कर देते हैं HCF से, बराबर में होता है LCM 1260। ठीक है, या फिर कोई ऐसी संख्या है जिससे मैं इसको गुणा करूंगा तो ये 1260 आ जाता है। अब देखो भैया, 5 × 7 × 9 अनुपातों का गुणनफल, गुणा में जो HCF है H, बराबर में 1260। ठीक है, इससे मैंने इसको काट दिया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 7 से काटा, 7 तिये 21, 7 छिक 42, 9 से काटा, 9 चौके 36, यानी कि जो HCF है वो आ गया मेरा 4, वो आ गया मेरा 4। अब मुझे देखना है इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अनुपात किसका है? 9 का है, तो सबसे बड़ी संख्या भी यही होगी। 9 गुणा किससे करूंगा? HCF, 9 चौके 36, यानी कि सबसे बड़ी जो मेरी संख्या है वो है 36। ठीक है, क्लियर है ये? सबसे छोटी यदि वो पूछता तो 5 को गुणा करता मैं 4 से और वो हो जाती 20। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी? तो ये श्रेणी आपके पास है 1, 2, 4, 7, 11, 16 आगे। ठीक है भाई, तो देखो 1 से 2 हो रही है। ठीक है, यानी कि 1 बड़ा यहाँ पे, फिर 2 बड़ा, फिर 3, फिर क्या हुआ? 4 वृद्धि हुई, फिर 5 की वृद्धि हुई, और फिर 6 की वृद्धि हुई। तो 16 और 6 22,
22 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखो आज अपन ने यहाँ तक के क्वेश्चन देखे, तो एक पार्ट में करेंगे तो एक वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब इससे आगे के क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उस पार्ट में यहाँ से आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा वे सारे क्वेश्चन जो 2015 में आए थे, आपके जो एग्जाम आ रही है इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखना, इसको देखने के बाद मुझे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। अब सेकंड पार्ट आप देखोगे कल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा भाई, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए AMG के साथ। धन्यवाद।